गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका प्रदीप सर, आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स से। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा था। इससे संबंधित समस्त वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक के द्वारा दिए गए हैं। आइए हम लोग इस वीडियो में हिंदी के अगले टॉपिक में को पढ़ते हैं, जिसमें हिंदी के साहित्य का इतिहास और उससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको देखेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हिंदी का चौथा टॉपिक है और इसमें हम लोग हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है और हिंदी का जो विकास हुआ था वो अपभ्रंश और अपभ्रंश का विकास प्राकृत से, प्राकृत का विकास पाली से और पाली का विकास संस्कृत से हुआ था। हम लोग यह भी जानते हैं कि वर्तमान संस्कृत का जो रूप है वो प्राक संस्कृत से ही निर्मित हुआ है, अर्थात प्राक संस्कृत से संस्कृत का या आधुनिक संस्कृत का निर्माण हुआ। यह संस्कृत हम लोगों के आर्यों की भाषा थी और आर्यों का जो काल था वो वैदिक काल था और वैदिक काल का जो टाइम होता है वो 1500 ईसा पूर्व का होता है। अर्थात हमारी हिंदी का जो विकास हुआ वो मूल रूप से संस्कृत से हुआ है, जो विभिन्न स्टेप्स से होकर के आधुनिक समय में हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हुई है। और यह संस्कृत का जो साक्ष्य हम लोग देख रहे हैं यह 1500 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसलिए वर्तमान समय से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है वो 3500 वर्ष पूर्व की घटना है। अर्थात हम लोगों की इस आर्य भाषा का जो अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आज हिंदी के रूप में वाहित होते हुए हमारे सम्मुख उपस्थित हुई है, वह 3500 वर्षों का इतिहास है। इतने बड़े इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। चूंकि यह संस्कृत और उससे जुड़ी हुई आर्य भाषाएं ही हैं, इसलिए इसके इतिहास को हम लोग आर्य भाषा का इतिहास भी कहते हैं। और हमारे जो भाषाविद हैं, यह भाषाविदों ने इसे आर्य भाषा काल के रूप में विभाजित किया है। इसलिए हम लोग इसी रूप में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। यह 3500 वर्षों का इतिहास 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राचीन आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल और तीसरा है आधुनिक कालीन या आधुनिक आर्य भाषा काल। इसको अगर टाइम के हिसाब से देखें तो यह है 1500 बीसी या 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 बीसी या 500 ईसा पूर्व तक। और मध्यकालीन आर्य भाषा काल का जो टाइम है वो 500 ईसा पूर्व या बीसी से लेकर 1000 एडी तक या 1000 ईस्वी तक माना जाता है। जबकि आधुनिक आर्य भाषा काल का टाइम 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। और यह आधुनिक आर्य भाषा काल हिंदी साहित्य के रूप में हमारे सम्मुख विभिन्न विधाओं के रूप में उपस्थित हुई है, जिसको हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। फ्रेंड्स, यह प्राचीन आर्य भाषा काल जिसकी टाइमिंग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, इसमें प्राक संस्कृत का विकास हुआ और इसी से आगे चलकर संस्कृत का निर्माण होता है, यानी संस्कृत का पूर्ण रूप से यहाँ पर वर्तमान रूप आता है। इसके अंतर्गत वेदों का निर्माण हुआ या वैदिक साहित्य रचे गए। इसके अलावा वेदों के साथ ही साथ हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखते हैं। इन वैदिक साहित्यों के ही रचना काल में हम लोग लौकिक संस्कृत का भी
अध्ययन करते हैं या देखते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ गैर धार्मिक ग्रंथों का निर्माण हुआ था। अगला है मध्यकालीन आर्य भाषा काल। यह अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी में हम लोगों के आधुनिक आर्य भाषाओं का या आधुनिक जो भाषाएं, भारतीय भाषाएं हैं, उनकी जड़ें निहित हैं। इसको 3 हिस्सों में बांट करके देखा जाता है। पहला है पाली भाषा का काल, दूसरा है प्राकृत भाषा का काल, और तीसरा है अपभ्रंश काल। पाली भाषा का काल जो होता है, यह 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 एडी या 1 ईस्वी तक का माना जाता है। प्राकृत जो भाषा काल है वो 1 एडी या 1 ईस्वी से लेकर के 500 एडी या 500 ईस्वी तक का माना जाता है। जबकि अपभ्रंश या अवहट्टों का जो काल होता है वो 500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक माना जाता है। कुछ ग्रंथों में 1000 से इसे बढ़ाकर 11000 बीसी तक दिया गया है। तो यह 3 हिस्सों में जो डिवाइड किया गया है, इसको पाली भाषा का काल या इसी में भारत में विभिन्न शिलालेखों की रचना हुई। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसमें सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद के अन्य शासक, जो अपने शासन की कला को या शासन के विभिन्न मार्गदर्शन या निर्देशों को जनता के सम्मुख उपस्थित करने के लिए शिलालेखों का निर्माण किए थे। चूंकि शिलालेख पत्थर के बनाए गए होते हैं, शिलाओं के बनाए गए होते हैं और उस पर लेख उत्कीर्ण होते हैं, तो उसे हम लोग शिलालेख कहते हैं। और यह उस समय पाली भाषा में उत्कीर्ण थे, इसलिए इसको शिलालेखी संस्कृत भी कहा जाता है या शिलालेखी पाली भाषा भी कहा जाता है। इस दौरान हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के कार्यकाल और उसके इर्द गिर्द की घटनाओं का अध्ययन देखते हैं, और यहाँ से पाली भाषा के टाइम में ही हम लोग एक महत्वपूर्ण भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक सुधारक गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध को देखते हैं, जिन्होंने पाली को ही महत्वपूर्ण भाषा के रूप में अपनाया था और अपने समस्त उपदेश इसी पाली भाषा में दिया था। फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ यह है कि पाली को भारत की प्रथम देश भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत की प्रथम देश भाषा किसे माना जाता है, तो पाली भाषा को। अगला जो इसका हिस्सा है वो है प्राकृत भाषा का काल। इसे हम लोग 1 ईस्वी से लेकर के 500 एडी तक या 500 ईस्वी तक मानते हैं, और इस प्राकृत भाषा के समय में अन्य विभिन्न भाषाओं का विस्तार होता है, क्योंकि इस दौर में भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से से विभिन्न आक्रमणकारी आते हैं और विभिन्न वो भाषाभाषी रहते हैं। इसलिए भारत में सामाजिक और भाषाई परिवर्तन होते हैं और भाषा का रूप विकृत होने लगता है, बदलने लगता है, नए रूप में आता है। इसे हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं। इस प्राकृत भाषा के बाद से भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में और भी आक्रमण बढ़ जाते हैं और विदेशियों के आगमन के फलस्वरूप सामाजिक और भाषाई परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे हम लोग भाषा का अपभ्रंश रूप देखते हैं। क्यों अपभ्रंश रूप देखते हैं? क्योंकि इन समस्त भाषाओं ने अपना मूल स्वरूप यहाँ आकर के खो दिया। अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ रूप, अर्थात यहाँ पे भाषाओं का जो मूल रूप था या इससे पहले का जो रूप था वो बिगड़ जाता है और उसे हम लोग अपभ्रंश कहते हैं। यह अपभ्रंश यहाँ पर भाषाविदों के द्वारा 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है सौरसेनी, दूसरा है पैसाची, तीसरा है महाराष्ट्री, चौथा है अर्धमागधी, पांचवा है मागधी, छठवां है खस और सातवां ब्राचट अपभ्रंश माना जाता है। इन्हीं अपभ्रंशों के अंतर्गत विभिन्न तरह की बोलियों का निर्धारण किया जाता है। सौरसेनी के अंतर्गत
ये और 85 के अंतर्गत इतनी, और इन समस्त बिंदुओं के अंतर्गत यह भिन्न भिन्न भाषाएं आती हैं, बोलियां आती। सरसेनी अपभ्रंश सूरसेन या जो मथुरा और दिल्ली के आसपास का इलाका है वहां का यह अपभ्रंश है। यह पैसाची अपभ्रंश भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में, जहां पंजाब, पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर लाइन एरिया है, वहां का इलाका है। महाराष्ट्र का इलाका है, आप जानते होंगे। अर्धमागधी उस समय के तत्कालीन मगध और भारत के अवध वाले हिस्से में जो आता था उसको हम लोग अर्धमागधीय क्षेत्र कहते थे, और यहाँ पर जो अपभ्रंश विकसित हुआ उसे हम लोग अर्धमागधी अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। जबकि मागधी तत्कालीन समय का मगध साम्राज्य था, उसके आसपास के इलाके में जो अपभ्रंश विकसित हुआ वह मगध अपभ्रंश या मागधी अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है। आधुनिक पटना और उसके आसपास का इलाका। खस अपभ्रंश तत्कालीन समय में जो पहाड़ी इलाके थे, जो भारत के हिमालय के आसपास के इलाके, उन्हें हम लोग खस अपभ्रंश के रूप में जानते हैं। जबकि सिंध प्रांत या तत्कालीन समय का जो सिंध क्षेत्र था वहां पे जो अपभ्रंश विकसित हुआ उसे हम लोग ब्राचट अपभ्रंश के रूप में जानते हैं। फ्रेंड्स, सरसेनी अपभ्रंश में यह 4 प्रमुख बोलियां आती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी बोली, राजस्थानी खड़ी बोली और ब्रज बोली का नाम लिया जाता है। यह पश्चिमी हिंदी बोली और खड़ी बोली, यहीं से आधुनिक हिंदी का विकास होगा, हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे। जबकि पैसाची अपभ्रंश में पंजाबी और लहदा, इसे लोहदा के नाम से भी जाना जाता है, बोलियां विकसित हुई। इसके आगे महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ, और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई। यहीं से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली का विकास होता है। फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग जो मागधी अपभ्रंश देखते हैं, इसमें बिहारी बोली यानी बिहार में जो बोली जाने वाली स्थानीय बोली थी, फिर बांग्ला बंगाल में, फिर उड़ीसा के क्षेत्र में उड़िया, और फिर असम के क्षेत्र में जो अभी असम हो गया है उसमें असमिया बोली का विकास हुआ। यहाँ पे हम लोग देख ही चुके हैं, खस में पहाड़ी भाषा बोलियां थी जिसमें कुमायूं और गढ़वाली आती हैं, जबकि ब्राचट में सिंध का इलाका, सिंधी इलाका आता है। फ्रेंड्स, यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं कि सरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, मागधी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। इसलिए संभव हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक आर्य भाषा काल। यह आधुनिक आर्य भाषा काल का जो टाइम है वो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, यानी हम लोग सन 2020 में अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक हम लोग मानते हैं। यह आधुनिक आर्य भाषा काल विभिन्न कालों में डिवाइड है। इसको अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो भारत में खड़ी बोली के रूप में जब हिंदी का विकास हुआ तब से लेकर के और अभी आगे बढ़ करके वर्तमान स्वरूप पर भी देखेंगे, किंतु थोड़ी सी चर्चा हम लोग अपभ्रंश और अवहट्ट के बारे में करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, अपभ्रंश और अवहट्ट को कई विद्वानों में मतभेद के रूप में इसको एक ही स्वरूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। अपभ्रंश क्या है? यह भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, जबकि अवहट्ट क्या है? यह अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप है। इसीलिए अवहट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश भी कहा जाता है। यह अवहट्ट ही अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, और इसी अवहट्ट से ही भारत में अन्य भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हिंदी भी शामिल है। फ्रेंड्स, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का विकास किससे हुआ है
और आपके ऑप्शन में या आपके विकल्प में यह दोनों दिया हो तो आप आंसर ऑफ हट को लगाएंगे, न कि अपभ्रंश को। यदि आपके विकल्प में अवहट नहीं दिया है तब आप लगाएंगे कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ था। इसलिए इन तथ्यों को जानते रहिएगा। आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने चलते हैं, आधुनिक आर्य भाषा का काल। फ्रेंड्स, आधुनिक आर्य भाषा काल जो 1000 से लेकर के अब तक माना जाता है, कई विद्वानों ने इसे 1100 ईस्वी से भी माना है, क्योंकि उन्होंने यह बताया है कि अपभ्रंश का जो टाइमिंग है वह 900 ईस्वी तक का है, जबकि अवहट्ट का जो टाइमिंग होती है वो 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक वो मानते हैं। इसलिए 1100 ईस्वी के बाद से ही आधुनिक आर्य भाषा का काल वो निर्धारित करते हैं। इसलिए किसी किताब में आपको 1100 ईस्वी से तो किसी किताब में 1000 ईस्वी से ही माना जाता है। फ्रेंड्स, इस आधुनिक आर्य भाषा काल को निम्न हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में ही हिंदी के गद्य विधा का विकास हुआ और आज भी इसका बृहद रूप हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, यह आदिकाल का और वीरगाथा काल का जो टाइमिंग है वो 1000 ईस्वी से लेकर के सन 1350 ईस्वी तक का माना जाता है, जबकि पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का टाइमिंग 1350 से लेकर के 1650 तक माना जाता है। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की जो टाइमिंग है यह 1650 से लेकर के 1850 तक माना जाता है, जबकि आधुनिक काल का जो टाइम है वह 1850 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। यह आदिकाल वह काल है जिसमें वीरों की गाथाओं से संबंधित साहित्यों का सृजन हुआ फ्रेंड्स, और इसलिए इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका प्रमुख प्रतिनिधि कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। यह अमीर खुसरो बलवन के पुत्र मोहम्मद खां के दरबार से दरबारी जीवन स्टार्ट करते हैं और बाद में सल्तनत काल के विभिन्न शासकों के यहाँ यह दरबारी जीवन व्यतीत करते हैं। इस समय के जितने भी कवि या लेखक या साहित्यकार आते हैं सब के सब किसी न किसी दरबार से संबंधित थे और अपने आश्रयदाता को जो अपने साहित्य अर्पित करते थे उसमें उनकी वीरता की गाथा लिखी होती थी, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है और अमीर खुसरो ने अपनी एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था खालिक बारी। खालिक बारी में ही इन्होंने सबसे पहले हिंदी शब्द का नाम रखा है, यानी हिंदी शब्द को सबसे पहले भारत में उद्घाटित करने वाला व्यक्ति अमीर खुसरो थे, जबकि हिंदवी शब्द को सबसे पहले उद्घाटित करने वाले जो कवि थे वो औफी थे। यह औफी ने इसके लिए हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, जबकि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है फ्रेंड्स इसी ग्रंथ खालिक बारी में। अगले महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई तत्कालीन समय में चौहान वंशीय शासक, हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उन्हीं के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के यहाँ रहते हुए चंद्रबरदाई ने उन्हीं के वीर गाथा के रूप में एक ग्रंथ लिखा जिसे पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के कृति है
और हिंदी में लिखा गया ये पहला महाकाव्य है फ्रेंड्स। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगले हैं विद्यापति, फिर नरपति लाल नाल, और महत्वपूर्ण है आगे कवि जगनिक। कवि जगनिक चंदेल वंश के दो महत्वपूर्ण सरदार थे, आल्हा और उदल। उन्हीं के यहाँ यह आश्रय प्राप्त किए थे और उन्हीं के लिए इन्होंने एक साहित्य का सृजन किया जिसे हम लोग आलखंड के नाम से जानते हैं। और आलखंड उन्हीं दो वीर राजपूत वीरों को समर्पित है। अगला फ्रेंड्स है पूर्व मध्य काल, जिसे हम लोग भक्ति काल कहते हैं। इस काल में हम लोग देखते हैं कि कबीरदास, तुलसी, जयसी, मीराबाई, रहीम रस खान जैसे महत्वपूर्ण साहित्यकार होते हैं और इन्होंने अपने साहित्यों के सृजन में ईश्वर भक्ति या ईश्वर स्तुति में अपने साहित्य का सृजन किया है। कबीरदास का महत्वपूर्ण संकलन या इनके शिष्यों का संकलन बीजक माना जाता है। और तुलसीदास हम लोग जानते हैं राम भक्ति शाखा के कवि थे और जायसी प्रमुख सूफी संत थे। मीराबाई हम लोग जानते हैं कि यह कृष्ण भक्ति शाखा की साहित्यकार हैं या कवित्री हैं, जबकि सूरदास भी कृष्ण भक्ति शाखा से ही जुड़े हुए हैं। रस खान और रहीम दो महत्वपूर्ण कवि हुए। रहीम अकबर के दरबारी जीवन जीने वाले कवि थे, जबकि उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1650 से 1850 का जो टाइमिंग है, इसमें कई महत्वपूर्ण कवि हुए जिनमें केशवदास, मतिराम, बिहारी और अन्य लोग आते हैं। इसमें जब हम लोग देखते हैं तो केशवदास को हम लोग कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, क्योंकि केशवदास ने अपने साहित्य सृजन में कई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। अन्य जो ये कवि थे, ये सभी के सभी कवि रीतिकालीन कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने श्रृंगार प्रधान साहित्यों का सृजन किया है। रीतिकालीन ये कवि थे। अगला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा सा, यह बड़ा है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको बृहद रूप में पढ़ने के बाद से अब तक जो हम लोग हिंदी पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जो अब तक विभिन्न एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। उनका सटीक आंसर क्या होगा, स्पेशल फैक्ट के रूप में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप यहीं तक बने रहिए। धन्यवाद।